नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2024 का एग्जाम 14-15 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। केवल 5-6 दिन बचे हैं, तो इस समय आप लोग जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथ्स पेडागोजी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ग्रुपों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे। इसी तरह का दोस्तों रियल एग्जाम पेपर आएगा, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिएगा। बिना देर के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिराज अपने रसोइयों में सेब एप्पल्स को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े, 11 जोड़े का मतलब होता है 22, 11 पेयर। दूसरी पंक्ति में 22 जोड़ा मतलब 44, और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े अर्थात 66 सेव रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेव हैं? कुछ नहीं करना है, केवल ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 132। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? याद रखिएगा, क्रमागत क्रम से आने वाली संख्याएं। तो देखिए, दूसरी संख्या अगर 49 है, इसका मतलब पहली संख्या 48 रही होगी। ठीक, सेकेंड अगर संख्या 49 है तो पहली संख्या क्या होगी? 48, क्योंकि क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। इसके बाद 50 होगा, फिर 51 होगा, फिर 52 होगा। 5 संख्याएं मिल जाएंगी। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाए, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 48, 50 और 52, इन तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणनफल क्या निकल कर आएगा? 1,24,800। गुणा करके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ जो है 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाना है? याद रखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तब 20 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 20,000 मीटर। ठीक, इससे भाग दे देंगे 800 मीटर का, क्योंकि एक ट्रैक को दौड़ने में 800 मीटर का ट्रैक है, तो 20,000 मीटर दौड़ने के लिए भाग काट देंगे तो आ जाएगा 25 चक्कर आपको टोटल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथा वाला। एक विभाजक के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना है। तो यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगी? देखिए, याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल। शेषफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। लेकिन देखिए, भाजक का रहा है शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल का 2 गुना कर दीजिए, भाजक को कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और भागफल है, तो भागफल देखिए क्या होता है, कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, इसका मतलब 2 होगा, तभी ना इसका 6 गुना 12 होगा। देखिए, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है, तो इसका मतलब 12 दूनी के 24 और 24 6 30। तो कितना आंसर निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 हो जाएगा। एक बार विचार कर लेंगे कि भाजक क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी से हिंट दे देते हैं। देखिए, 4 से मान लीजिए 25 भाग दे देंगे, आंसर इसका मिल गया 30। पिछले को देखिए, तो 4 से का 24, ये 4 क्या है? भाजक है। ये 25 क्या है? भाज्य है। 6 क्या है? भागफल है। और एक जो बचेगा क्या है? शेषफल है। इतना आशा करते जानते होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मिसबा ने एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को 10 क्षैतिज रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 10 बराबर भागों में बांटा है। उसने 6 आयताकार पट्टियों को लाल रंग से भर दिया है। तो मतलब कि 6/10, क्योंकि 10 भागों में बांटा गया है, तो 6/10 भागों को रंगा गया है लाल रंग से। ठीक है, उसके बाद कागज की खड़ी रेखाएं बनाकर 10 बराबर भागों में बांट दिया। इनमें से कौन सा भाग रंगा हुआ नहीं है? ठीक है, रंग भिन्न को दर्शाता है, नहीं रंगे हुए। देखिए, 4/10 जो भाग है इसको रंगा हुआ नहीं है, बाकी 6/10 को क्या है? रंगा गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 से काट देंगे तो 2/5 आएगा। 2 दूनी 4, 2 बचे 10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6वां नंबर। नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 पर अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, 1 जुलाई को शाम को 5:40 पर समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा? याद रखेंगे, जून का महीना 30 दिन का होता है, तो 30 जून को कितना चला? 30 जून को 12 बजे रात तक 12 घंटा और 40 मिनट उसने यात्रा की। 30 जून को याद रखेंगे। ठीक है, 30 जून को। उसके बाद 1 जुलाई की बात किया जाए तो पूरा 12 घंटा दोपहर होगा, 12-5 17 घंटा 40 मिनट और चला। तो 40 इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29 आ जाएगा। 12-17 29, 40 होता है 80 मिनट। 80 मिनट कहिए चाहे 1 घंटा 20 मिनट कहिए, क्यों? ठीक है, एक ही बात है। तो 29 और 1 30 घंटा 20 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5 और 6 के रूप में है, उसके कोणों का मान कितना होगा। देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, काफ़ी इजी ट्रिक है, याद रखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है, उससे त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री होगा। तो 4, 5 और 6 को ऐड कर दिए, 4, 5, 9, 9, 6, 15। तो 15 का जो मान है 180 के बराबर है, तो कै गुना हुआ, तो भाग दे देंगे 12 गुना हुआ। इसका मतलब इसका मान है 12 चौक 48, इसका मान होगा 12 5 60 और इसका मान होगा 12 छक्का 72। तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आंसर ढूंढ लीजिए 48, 60, 72, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, एक समबाहु की त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। समबाहु त्रिभुज में हमेशा देखिए 60-60 डिग्री सभी कोण बराबर होते हैं, तो आंसर निकलेगा 120, 240, 360। आंसर याद कर लीजिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगी, 1000 होगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 901 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन देखेंगे, एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा सा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले देखिए आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का मतलब है जो परिधि से है, ठीक है, परिमाप से है, याद रखेंगे सीमा की लंबाई क्या होगा, परिमाप होगा। और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले केस में देखेंगे कितना स्केल आ रहा है, 4, 4, 3, 3। तो परिमाप क्या होता है, एक स्थान से चलिए दूसरे उसी स्थान दोबारा पहुंच जाइए, पूरा चक्कर लगा लीजिए, परिमाप होगा कितना हो जाएगा, 4, 4, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 4, 4, 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, परिमाप इसका हो जाएगा पहले केस में हो जाएगा 4, 4, 8, 8 से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, यहीं से 1 सेंटीमीटर काटा जा रहा है, ये समझते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर काट लिया जा रहा है, तो एक क्या है कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ऐसे देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 3 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, पहले 4 था अब हो जाएगा 3, एक काट दिया गया है, ये 1 होगा, ये 3 की जगह 2 हो जाएगा और ये रहेगा 4 ऊपर वाला। जब पूरा जोड़ेंगे 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14। तो दूसरे केस में भी परिमाप निकल जाएगा 14, तो इसका मतलब है 14/14, यानी 1 संबंधी 1 के क्या अनुपात आया, कोई भी परिवर्तन उनके परिमाप में नहीं होगा काटने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है n की वैल्यू हमेशा 0 नहीं हो सकता, 1, 2, 3 से 4, 5, 6 अनंत तक जाएगी। तो इनमें सबसे अधिक मान किसका होगा, सबसे अधिक मान उसी का होगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5n इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 5n + n होता तो इससे ज़्यादा ए होता, लेकिन -n है, तो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली शिक्षाओं क्लास में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित पढ़ाती हैं, तो कौन सी शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 निकाल लेंगे तो 12/96 कितना जाएगा, 36। 36 शिक्षिका जो है उच्च स्कूलों में गणित को पढ़ाती हैं, कितना नोट करेंगे, 36 पढ़ाती हैं। उसमें भी 2/9 भाग 9 जो है 2/9 ये लोग गणित पढ़ाती हैं, तो 9 चौके 36, 8 आ जाएगा। तो 8 लोग क्या है पढ़ाती हैं, तो जो पढ़ाती नहीं हैं तो कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, नीचे दिए गए पैटर्न को अवलोकन कीजिए और अगला पद फाइंड आउट करिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर सभी माइनस है, देखिए भूल गया है, ठीक है। देखिए 9, 1 पहला देखिए 9 - 1 = 8 = 1। देखिए यहाँ से अलग क्वेश्चन है। देखिए 9 के बाद फिर दूसरा में देखिए 9, 8 लिख रहा है, -1 की जगह -2 आ जा रहा है। अब भागे 8 जो है हम हमेशा क्या भागा 8 रह रहा है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 2 आ रहा है, 1 2। दूसरे वाले कॉलम में देखिए 9, 8, 7 हो जा रहा है। उसके बाद -2 की जगह -3 हो जा रहा है, भागे 8 हम सब में कॉमन है। उसके बाद 1, 2, 3 हो जा रहा है, तो उसी क्रम को इसमें आगे बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि चौथा क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। 9, 8, 7, 6, 5 मिल जाएगा, माइनस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा आगे। अब आगे 8 कॉमन है, बराबर 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक अंक को बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एक गोदाम की बीमा 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सल को रखा जा सकता है। देखिए बड़ा सा गोदाम है, उसमें छोटा छोटा कितना जो है पार्सल रखा जा सकता है। तो क्या करना है, भाग देना है। लेकिन याद रखेंगे ये मीटर में है, तो इकाई को हमेशा एक ही चाहे भाग देंगे तो या गुणा करेंगे तो इकाई का ध्यान रखेंगे। मीटर को कन्वर्ट करेंगे कितने सेंटीमीटर में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। 500 गुणे 700 गुणे 400, ये सभी कन्वर्ट हो गए सेंटीमीटर में। अब इजीली क्या है, 25 गुणे 50 गुणे 25 सभी सेंटीमीटर में है, भाग देंगे तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4480। सॉल्व करके जल्दी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 15वां देखेंगे, करुणा ने 4 भूमिखंडों ए, बी, सी और डी जिनका परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल देखिए क्रम से दिया है। पहला का 20 गुणे 30 है तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। दूसरा बी वाला 23 गुणे 27 है तो गुणा करेंगे पाएंगे 621 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। सी वाला 24 गुणे 26 है तो आ जाएगा 624। और चौथा जो है 25 गुणे 25 मतलब 625 आ जाएगा, ठीक है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेना चाहिए, तो ये आप खुद देखिए कि डी वाले का क्षेत्रफल कितना है, 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको अधिकतम पेड़ लगाने के लिए भूमि डी को लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, अब बारी है पेडागोजी की। तो 16वां देखेंगे। देखिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्लास में आकृति पढ़ाने के लिए का उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण कराना, और सी दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक क्लास में आकृति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य क्या है, ए और सी है, न कि ज्यामितीय आकृति के नामों का रटना कभी भी गणित का उद्देश्य नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की क्लास का दृष्टिकोण यही है कि अगर छात्र जो है अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत कर ले रहा है और हल कर ले रहा है तो बिल्कुल ये सही क्लास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हेले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है, तो निश्चित रूप से वे विश्लेषण स्तर पर है, क्योंकि विश्लेषण वो अच्छे से कर ले रही है, ठीक है। आकृतियों को गुणों के आधार पर क्या कर रही है, श्रेणियों में वर्गीकरण कर पा रही है, इसका मतलब वो विश्लेषण कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। तो 19 में देखिए, अब बताया था पिछले क्वेश्चन में, रटकर याद करना, स्मरण करना, ये जो है गणित में समस्या समाधान की जो है रणनीति बिल्कुल भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस कला को कराने का जो अति उपयुक्त कारण है वो क्या हो सकता है। देखिए अगर अध्यापिका पैमाने के बजाय ऐसा कर रही है तो वो निश्चित रूप से वो चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझें, ठीक है। क्यों ये जरूरी है कि देखिए अगर एक जैसे कि मान लीजिए एक बित्ता नाप रहा है तो ठीक है इजीली वो नाप लेगा, लेकिन जब उसको 50-60 बित्ता अगर नापना पड़ेगा तो निश्चित रूप से चाहती है कि वो विद्यार्थी जो है मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे, उसको पता चले कि नहीं कोई ना कोई इकाई होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए जिससे वो इजीली चीज़ों को लेंथ को नाप सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है। तो याद रखेंगे 21 में समस्या को समझाना, योजना बनाना, योजना का संचालन करना पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान का चरण है। पुनः योजना बनाना इसका जो ये चरण में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गणितीय कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करेंगे, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। देखिए 22 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर गणितीय कार्य कठिन है तो विद्यार्थियों को व्यस्त नहीं रख सकता है। यह बिल्कुल जो है उपयुक्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कठिन गणितीय कार्य उपयुक्त नहीं है। देखिए अगर गणितीय कार्य कठिन है तो विद्यार्थियों को
जो है व्यस्त नहीं रख सकता। ये बिल्कुल सही बात भी है। ये चीज़ जो है प्राथमिक क्लास में उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, पहला कह रहा है ए, इसे महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत होना चाहिए। बी कह रहा है इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। सी कह रहा है इसमें अधिक संख्या में योगात्मक आकलन को सम्मिलित करना चाहिए। और डी कह रहा है इसे समझ बोध से अधिक ऊपर क्रियाविधियों और सूत्रों की ज्ञान बल देना चाहिए। इसमें सही क्या क्या हो सकता है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार? तो देखिए 23 में जो सही आंसर होगा केवल ए और बी होगा। इसे महत्वाकांक्षी सुसंगत होना चाहिए और बी इसे क्रियाकलाप गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। तो ए और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा 23 का। ठीक है, अब सी और डी जो है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। एक विद्यार्थी गुणन पर समस्या को निम्नलिखित रूप से हल करता है। 35, 23, 75 विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का अतिप्रायिकरण क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें जो मेन रीजन है, विद्यार्थी ने योग की कलन विधि को गुणन में अति विस्तारित कर दिया है। ये इसका एक मेन रीजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? देखिए, टेसिलेशन, द ट्रांसलेशन, भिन्न, रैखिक समीकरण या नियमित द्विविम आकृतियाँ। 25 का ऑप्शन क्या होगा? रैखिक समीकरण जो होता है, आपको पता ही होगा, आपने प्राथमिक क्लास में पढ़ाई की है तो निश्चित रूप से अपने सभी लोगों ने प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूलों में। तो रैखिक समीकरण आपके प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यचर्या का भाग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारी आकलन प्रक्रिया कैसी है होनी चाहिए। तो देखिए, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण कि हमारी आकलन प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधि ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। बिल्कुल सही बात है। मेन रीजन है गणित में अगर बच्चा कमज़ोर है, विफल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि हम उसके बच्चे के असली जो मेन रीजन है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि क्या है तथ्य फैक्ट पर बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस पर फोकस कर रहे हैं। ये इसका मेन रीजन है बच्चे को गणित में असफल होना। अगला क्वेश्चन 27। दो पूर्ण संख्याओं को योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संवरक गुणधर्म। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, संवरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए प्रतिपुष्टि का अंग्रेजी होता है फीडबैक। फीडबैक और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय में एक अवधि में अंकित करना, यह बिल्कुल ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण काम है गणित के आकलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? क्रिएटिविटी की अगर बात किया जाए तो उसमें सत्र की अंत परीक्षा, ये जो है किसी भी रीजन वजह से आप किसी भी तरीके से सत्र की जो परीक्षा होती है उसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। देखिए, रचनात्मक आकलन का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ क्रिएटिविटी हो। तो परीक्षा कब में क्या है, आपको कोई ग्रेड मिलता है, कोई नंबर मिलता है, तो क्रिएटिविटी से किसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, बच्चा रट कर भी नंबर अच्छे से पा सकता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए सही है? पहला, स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थायी होनी चाहिए। बी कह रहा है इसे सुसंगत होना चाहिए। सी कह रहा है इसे लचीला नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें केवल बी सही है, इसे सुसंगत होना चाहिए। गणित पाठ्यचर्या के लिए स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थायी होनी चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, और सी वाला इसे लचीला नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए गणित पाठ्यचर्या के लिए। बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, इसे सुसंगत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।